उसने ये कहा बच्चे ने कि सर जब अगर मैं पाठशाला नहीं आया होता, आपसे नहीं मिला होता और मुझे अगर इस शिक्षा का विचार नहीं मिला होता तो मैं ये पर्स कभी नहीं लौटाता। मेरे लिए 1700 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थे और मैं तो और पर्स चुराता था, मुझे सड़क पर मिला पर्स। ऐसा लगता है जब ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे वो आज कोर्ट में बढ़िया से बाकायदा बैग लेके स्कूल जाते हैं, आपको कैसा लगता है? वास्तव में मन खुश होता है अभी भी वो सब याद करके, सोच के मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं। तो वो काफ़ी बिजी था। जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, मेरी कई मुलाकातें हुई, बैठकर जब भी हुई हमारी मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश जी एक अच्छे लीडर हैं और लेकिन अभी मिशन से दूर हैं। मिशन से दूर है, राजनीति एक के बार मैंने मामले खुद ये बात सुनी जब वहाँ पर किसी एससी के नेता ने, जो बसपा के गए हुए थे, उन्होंने कहा कि बहन जी में कमी, मतलब कुछ इस तरह के शब्द यूज़ करें, तो उन्होंने तुरंत कहा ए चुप रहना। वो माननीय बहन जी हमारी सीनियर लीडर हैं, आप व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो वो सब कुछ, और पीछे से कोई कह रहा बनवाने वाला देव 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 का नाम लो, तो वो नाम लिवा रहे हैं। और ये नाम लेकर के उन्होंने कोशिश की कि मुझे इतने सालों में मेरे कैरेक्टर, क्योंकि महिला का, लड़की का सबसे कमज़ोर पॉइंट कैरेक्टर होता है, बिल्कुल। और मैं इसके मामले में कहीं किसी के आस, अब देखिए मेरा इस लेवल तक भी नुकसान करके तब भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे ऊपर यहाँ तक आरोप लगाया कि मैंने अपने पति को मारा, जाल इस तरह का बिछा रखा था कि जेल भेज देंगे। ये जानना चाहेंगे थोड़ी कि जब आपसे माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी तो उस बीच क्या बात हमने कहा देखिए मैं जिस काम के लिए आई हूँ, अगर वो नहीं कर पाई तो सॉरी, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर, और ये रही आपकी पार्टी, मैं अपना ज़मीर रख लेती हूँ, आप अपनी पार्टी रख लीजिए। बात जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज हमारे साथ खास मेहमान कह सकते हैं और जिनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जो किसान आंदोलन में जो ये पाठशालाएं चला रही थी, जो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे थे, उनको ये शिक्षा देने का काम कर रही थी, वहाँ पे कोचिंग चल रही थी और बीच में गैप हो गया काफ़ी दिनों तक और कई सारी घटनाएं भी घटी बीच में, जैसा कि आप लोग अगर सोशल मीडिया देखते होंगे तो जुड़े रहे होंगे और देख पा रहे होंगे किस तरीके की घटनाएं हुई थी। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो पाठशाला पे। पहले शुरू करेंगे पाठशाला से कि जो पाठशाला चलाई जा रही थी अब तक चल रही है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए पाठशाला चला रही किसान आंदोलन में, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है दीदी आपका। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद के मुद्दों को आप जनता के बीच में लाते हैं, ऐसे ही आपके चैनल को बधाई, आगे और तरक्की करता रहे। दीदी, जो पाठशालाएं चल रही थी आपकी किसान आंदोलन में, क्या वो पाठशालाएं वहीं आंदोलन के साथ साथ समाप्त हो गई या अभी चल रही? पाठशालाएं कंटिन्यू चल रही हैं। जो किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर पाठशाला खोली गई थी वो लगभग 7 से 8 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर चली। उसके बाद संघमित्रा बुद्ध विहार कौशाम्बी में है, शायद आपने भी वहाँ विजिट की है। अभी भी वो पाठशाला चल रही है, बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से बच्चे जो कूड़ा करकट बीनने वाले, झोपड़ी झुग्गियों में इस तरह से रहने वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, जिनका कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो जिनको का खा गा गा आ ई ABCD 1 2 3 और 2 तक का टेबल नहीं आता था, आज वो बच्चे मैथ में अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पाठशाला के माध्यम से हमने कुछ ऐसे बेघर बच्चों को भी एडमिशन कराए जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि हाँ, हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी कराएं, गाज़ियाबाद के भी सरकारी स्कूलों में कराएं। अच्छा, तो जो बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे थे उनका एडमिशन आपने स्कूलों में भी दाखिला करवाया? क्योंकि पहले था कि वो लोग कूड़ा करकट बीनते थे, उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा नहीं जाता था, स्कूल में एडमिशन नहीं था। कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जब हमने पहली बार इंटरव्यू लिया था, तो आपने एडमिशन करवाया? हाँ, क्योंकि हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन
तो है, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं है ना, हमारा इस तरह का स्कूल नहीं है। हम तो एक प्राथमिक चीज़ें करते हैं कि जो लोग बिखरे हुए हैं, जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, जिनके पास विचार ही नहीं है कि एजुकेशन से कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो उस चेंज के लिए हम लोग एजुकेशन पर पहले उनको लाते हैं, इधर मोड़ते हैं। क्योंकि जो बच्चा दिन भर 50 रुपये कमा रहा है, उसको लगता है कि मेरे लिए 50 रुपये ही बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि उसके खाने के लिए। फिर दूसरी चीज़, उन बच्चों को हमने नशे से दूर किया है। वो नशा करते थे, कुछ एक सूंघने का होता है, हाँ, अलग अलग नाम है उनके। वो बच्चे इस तरह का, फिर किसी के कहने से चोरी करते हैं, किसी का पर्स ले जाना। और वह बच्चे जब पाठशाला में पढ़ने लगे तो एक बच्चे को उसी में से एक घटना भी हुई थी बीच में कि उस बच्चे को पर्स मिला किसी का, और वो बच्चा स्कूल में आया पाठशाला में, और हमारे जो शिक्षक हैं वहाँ, प्रबंधक राजकुमार जी और राकेश जी, उनको आकर के दे दिया। बोले सर मुझे एक पर्स मिला है, उसमें लगभग 1700 रुपये थे, उसके कागज़ थे। तो राकेश जी ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं इसमें आधार कार्ड है और इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ इनकी निकालने की। और उन्होंने जब उसका पता लगवाया तो वो पर्स वाला मिल गया और वो पर्स वापस दिया गया। तो उसने ये कहा बच्चे ने कि सर, जब अगर मैं पाठशाला नहीं आया होता, आपसे नहीं मिला होता, और मुझे अगर इस शिक्षा का विचार नहीं मिला होता, तो मैं ये पर्स कभी नहीं लौटाता। मेरे लिए 1700 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थे, और मैं तो और पर्स चुराता था, मुझे सड़क पर मिला पर्स। आप सोचिए कि एक पर्स चुराने वाला बच्चा जब वो इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद वो इतना शिक्षित हो जाता है, समझदार हो जाता है कि पर्स चुराने वाला बच्चा पर्स ला के देता है। कितनी बड़ी बात है, यहाँ से आप बहुत बड़ा संदेश जाता है ये। हाँ, और बहुत बच्चे ऐसे, बहुत क्या, मैक्सिमम 99% बच्चे ऐसे हमारी पाठशाला में जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। जब हमने पढ़ाना शुरू किया और अब तक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से तैयार करके जब हम स्कूलों में एडमिशन करा के उनको भेज रहे हैं, वो जब ड्रेस में और कोर्स में बैग लेकर जाते हैं, तो अब वो पहले हमें और पाठशाला को नमन करके निकलते हैं। कैसा लगता है जब ऐसे बच्चे, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वो आज कोर्ट में बढ़िया से बाकायदा बैग लेके स्कूल जाते हैं, आपको कैसा लगता है? वास्तव में मन खुश होता है अभी भी वो सब याद करके, सोच के मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं शरीर के। वास्तव में लगता है कि जीवन हमारा कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। हमने जो ऐसा लगता है आपको कि जो आपका उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूर्ण होते नजर? बिल्कुल पूरा हो रहा है। यही मेरा लक्ष्य था कि कूड़ा जिन कंधों पर रखा हुआ है, इन कंधे पर मैं बैग लटकते देखूं और उस बैग में इन बच्चों के सपने भरे हों। और आज वो सपने उड़ान ले रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैथ में 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल भी जीता था अपने स्कूल में अभी। हाँ, और उसके मम्मी पापा मुझसे मिलने, में मुरादाबाद थी उस समय, तो मिलने आए थे मुझसे और पैर वैर छू रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ आप ये मत करिए, हम सब समान हैं और ये तो हम सबकी मानवता का काम है। कोई करता है, कोई नहीं कर पाता, मैं कर पा रही हूँ, मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा सवाल कि वो पाठशाला वहाँ किसान आंदोलन से उठ के कौशाम्बी बुद्ध विहार में गई, क्या एक ही पाठशाला है या फिर और भी कई शाखाएं हैं? इसकी शाखाएं हमने अलग अलग जनपदों में खोली और कितनी चल रही हैं? लगभग अभी 7 से 12 पाठशालाएं जो रनिंग में हैं। बाकी कुछ समय चली, कुछ बीच में ब्रेक हो गई, क्योंकि जिन बच्चों के द्वारा हमने वो टीम गठित की थी वो बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए। एक बच्चा मुरादाबाद में चलाता था, वो रेलवे में सिलेक्शन हो गया उसका, वो लोको पायलट बन गया है। तो अब वहाँ पर उसके बाद हमारे पास कोई अच्छी टीम ऐसी नहीं मिली है कि इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ा सके। और हम लोग एक काम और करते हैं, हम नवोदय विद्यालय के लिए भी बच्चों को तैयार करते हैं। जो मेधावी छात्र होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये स्कूल होते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल है, ये रहना, खाना, जूता, कपड़ा और हर व्यवस्था, और देश की अच्छी एजुकेशन, और भारत का सर्वोत्तम संस्था है ये, जो सबसे ज़्यादा IAS देता, IITN देता है। तो इन स्कूलों के लिए भी हम तैयार करते हैं। तो दिल्ली के अंदर तो हम लोगों ने अभी लगभग 2 बच्चे ऐसे हमने पहुँचाए इस बार। उन बच्चों का वो हो गया, क्योंकि इसमें एंट्रेंस काफ़ी हार्ड होता है। एंट्रेंस के माध्यम से एग्ज़ाम दिलवाए और 2 बच्चों ने पास किया, 12 बच्चे बिठाए थे हमने। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और जो शिक्षक रखते हैं, अध्यापक रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पे करना होता होगा, या फिर जो बच्चों का पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर जो प्रतियोगिताएं बीच बीच में आप लोग करवाते हैं, इन सबों का खर्चा कहाँ से वहन होता है? इसका खर्चा हम लोग के पास एक बड़ी टीम है, जो कि हर महीने हम लोग अपनी अपनी जेब से लगभग 500 रुपये पर मंथ हमारा खर्चे का रहता है। लगभग हम 100 लोग हैं ऐसे। अच्छा,
100 लोग हैं और उन्हीं में से पैसे जो है कलेक्शन होते हैं बच्चों के लिए दिया जाता और बाहर से भी जो लोग, किसी को लगता है कि काम अच्छा हो रहा है तो वो भी कुछ स्टेशनरी, और बच्चों के बीच बीच में कभी कभी ड्रेस ख़राब हो जाती है। हमने 2 बार ड्रेस बनवा दी अब तक यहाँ के बच्चों की भी। तो ड्रेस के लिए कोई डोनेट करने आ जाता है कि भी चलो ड्रेस बन रही हैं, 10 ड्रेसों का खर्चा हम उठा लेते हैं, 10 का कोई और 10 का कुछ और। तो इस तरह से 100-150 ड्रेसें तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से मतलब ज़्यादातर जो हमारा कंटिन्यूस जो पैसे का वो खर्चा है वो हमारी टीम के माध्यम से होता है। और बाकी दानदाता भी जो लोग देखते हैं अच्छा काम हो रहा है और उनको खुशी होती है तो वो खुद कांटेक्ट करते हैं हमसे कि हम इसको डोनेट करना चाहते हैं, प्लीज़ कोई हमें नंबर भेजिए। तो इस तरह से भी आता है कभी कभी। चलिए, ये तो हो गया शिक्षा से जुड़ा सवाल जो पाठशालाएं चल रही थी। अब बात आती है, बीच में ये मुद्दा उठा था राजनीति का। दीदी, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है? देखिए, राजनीति से तो इतर कोई रह नहीं सकता। जब सुबह देश का नागरिक उठता है, पेस्ट करता है और शाम तक जितनी भी चीज़ें दिन भर की यूज करता है सब राजनीति से प्रभावित और राजनीति से जुड़ी हैं। कोई कहता है कि मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता, सरोकार नहीं रखता, तो वो या तो अज्ञानी या झूठ बोलता है। तो मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी। मैं एक राजनीतिक पार्टी में 1 महीने के लिए लगभग शायद सपा में गई भी थी उस समय, इलेक्शन से पहले। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई मेरे हस्बैंड को लेकर के 1 जनवरी को। तो मैंने शायद 16-17 जनवरी को स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं सपा में नहीं हूँ। तो मैंने चुनाव से पहले ही सपा छोड़ दी थी। लगभग 1 से 1.5 महीने का सफ़र मेरा सपा का रहा। और पिछले 11-12 वर्षों से मैंने कंटिन्यू बिना पद के, बिना संरक्षण के, बिना सुरक्षा के, बिना सहयोग के बसपा के लिए काम किया है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा था वो ये हो रहा था कि आप सपा में चली गई। आप जुड़ी और क्यों छोड़ दी, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये रहा, देखिए सपा बसपा दोनों ही 85% का जो फार्मूला माननीय कांशीराम साहब ने दिया था उसमें अगर 85 कहें तो SC OBC और माइनॉरिटी मिलाकर सब 85 बनते हैं। तो SC अगर कहें तो बसपा में ज़्यादा प्रभावित अपना वो रखता है, आकर्षण रखता है क्योंकि उसके लिए काम हुए, है ना। और सपा में OBC। तो दोनों ही पार्टियां बहुजन समाज की पार्टियां हैं, भले नाम अलग हैं या मेन लीडर उनके आपस में नाराज़ हैं या अभी नहीं बन रही है। हो सकता है भविष्य में कभी बने, और बनेगी तो ये समाज के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2019 में जब बिल्कुल जीरो पर जाने वाले थे तब शायद 14-15 सीटें उस समय आई 2019 में गठबंधन से। तो ये तो नेताओं का जुड़ना चाहिए। हम कोई विरोधी दल में नहीं गए, हम कोई अपने विरोधी विचारधारा में नहीं गए। वो बात अलग है कि OBC अभी मिशन को नहीं समझा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ गति से, धीमी गति से समझ रहा है। कुछ संख्या जैसे कि चंद्रभूषण यादव हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उधर लक्ष्मण यादव हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, बहुत सारे ऐसे OBC नेता हैं जो कि मिशन मूवमेंट को जान रहे हैं और उस पर बोल रहे हैं, लगातार लोगों को जगा रहे हैं। तो सपा कोई हमारी दुश्मन या पार्टी नहीं। मैं उसको छोड़ कर आई, कारण कुछ और थे, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि जब आप व्यक्तिगत कुछ लेने की या पाने की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों को तो बोलने का पूरा स्पेस है। लेकिन जैसे ही आप पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने का कोई लाइन रखते हैं या कोई कंसेप्ट देते हैं या उस पर बात करना चाहते हैं तो आपको किनारे किया जाता है। और मेरे जैसी एक बेबाक और मुखर होकर के समाज की बात रखने वाली लड़की वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई। तो शायद मेरा ज़मीर या मेरी अंतरात्मा या जो कहें अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, उसने ज़्यादा दिन वहाँ रहने की मुझे इजाज़त नहीं दी। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती जो मुझे अच्छा नहीं लगता या जो मेरे मन को खुशी ना दे। मैं हर काम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। मुझे ये परवाह नहीं रहती कि सामने वाला क्या कहेगा, बस मेरे मन को ये होना चाहिए कि वो गलत नहीं है, वो अच्छा है। जब मुझे लग रहा था कि BJP को हटाने का सिर्फ एक माध्यम है, सपा, क्योंकि कांग्रेस में हम जा नहीं सकते थे, ठीक है, बसपा फ्लो में नहीं आ रही थी और BJP को हटाना था, तो हमारे पास और कौन सा रास्ता बचा? एक सिर्फ रास्ता बच रहा था। जीने मरने का उस समय पर वो था। और मैं गांव में रहती हूँ, ग्राउंड पर काम करती हूँ, आप भी देखते होंगे, साल भर में कई हज़ार गांव का भ्रमण करती हूँ मैं, और पूरे देश भर में घूमती हूँ। मैं गांव की सच्चाई जानती थी कि समाज किस तरफ को जा रहा है और समाज क्या कह रहा है। समाज इतना परेशान था, दुखी था कि क्या किया जाए ऐसे हालात में जब BJP पूरे पावर में आकर के हमारा पूरी भरपूर शोषण कर रही है और शोषण चरम पर है। कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई और उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। टक्कर में कहीं ना कहीं भाजपा से सपा दिखाई दे रही थी, इस वजह से आपने
बिल्कुल, ये तो मैं अभी भी कह रही हूँ। आज भी अगर विपक्ष में कोई है तो सपा है। देखिए भाई, विपक्ष की अगर सीटें आई हैं तो किसने टक्कर दी है? अभी भी रही, टक्कर में रही। और हो सकता था अगर ये लोग बेईमानी नहीं करती बीजेपी, तो हो सकता था सपा की सरकार भी बनती, क्योंकि कई सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पर 400-500 का रहा। मेरे मुरादाबाद में रात को 9 बजे उनको हराया गया, चौथी बार काउंटिंग कराई गई, तीसरी बार तो, और वो भी एक पैक्ट के माध्यम से हराया गया कि मेरा एक विवाद है, आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा और मैं आपको जिता देता हूँ। तो इस तरह से हुआ है कई सीटों पर। तो ये तो हमारा जो मन और जो दिमाग और जो हमारी सूझबूझ और हमारा एक्सपीरियंस कह रहा था ग्राउंड का, वो यही कह रहा था और हमने अपने हिसाब से सही कदम उठाया। अच्छा, ये जानना चाहेंगे थोड़ी कि जब आपसे माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी तो उस बीच क्या बातें हुई थी? देखिए, जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो औपचारिकता ही हुई थी सिर्फ। हम लोगों की कोई खास बड़ी लंबी बातें नहीं हुई, क्योंकि चुनाव का दौर था और हर मोमेंट पर वो बिजी थे। लगभग 3 महीने पहले उन्होंने यात्राएं शुरू कर दी थी, तो वो काफ़ी बिजी था। जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, मेरी कई मुलाकातें हुई, बैठकर जब भी हुई हमारी मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश जी एक अच्छे लीडर हैं, और लेकिन अभी मिशन से दूर हैं। मिशन से दूर है, राजनीति के मामले में अच्छे लीडर। हाँ, वो मैं तो क्या मिशन मोमेंट में कुछ चर्चा हुई थी? राजनीति में देखिए, एक कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की, जिस तरह से पहले उन्होंने बहन जी के पैर छूकर, अपनी पत्नी से पैर छुपाकर वो आशीर्वाद लिया। उस तरह से उन्होंने, पूरे समाज ने उनका विरोध भी किया कि एक ओबीसी एक एससी के पैरों में झुक रहा है। उन्होंने कहा तो क्या होगी, हमारी बड़ी लीडर हैं। और एक बार मैंने खुद ये बात सुनी, जब वहाँ पर किसी एससी के नेता ने, जो बसपा के गए हुए थे, उन्होंने कहा कि बहन जी में कमी, मतलब कुछ इस तरह के शब्द यूज़ करें, तो उन्होंने तुरंत कहा, ए चुप रहना, वो माननीय बहन जी हमारी सीनियर लीडर हैं, आप व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारी सीनियर लीडर हैं। ना तो अखिलेश जी मुझे सुन रहे हैं और ना मेरी उनके से कोई मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो मैं बोलूँगी। उन्होंने ये कहा और मुझे इस बात से उनकी ओर मैं प्रभावित हुई। पहली मीटिंग की ये बात। कहीं ना कहीं एक जो बसपा लीडर बहन सुश्री मायावती जी, उनके मन में, अखिलेश जी के मन में वो आदर है कि उन्होंने तुरंत रोक दिया इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने रोका, मैं खुद बैठी थी और मेरे मन में जितना बहन जी का सम्मान था, शायद वो, अगर वो नहीं बोलते तो मैं बोल पाती, या मेरी पहली मीटिंग में ही वहाँ से हट जाती। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थी इस वजह से शायद वो बोले हों? शायद मुझे, क्योंकि पहली मेरी मीटिंग हुई, क्योंकि आपको प्रभावित, क्या पता कि आपको प्रभावित करने के लिए वो बोले हों। ऐसा था, जब मैं दूसरी मेरी मीटिंग थी, सबके बीच में बात चल रही थी, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के बात हुई थी। उसमें मैंने कहा कि भाई वो कॉन्सेप्ट आपने कहा था भी उसमें जोड़ जाएगा मैनिफेस्टो में, तो किसी एक मंत्री ने बाहर आकर कहा कि ये लड़की राजनीति में नहीं चल पाएगी, ये एक सोशल एलिमेंट है और ये पॉलिटिकल उसमें फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो बार बार समाज की बात करती है, तो बार बार वो बात करती है, हम इरिटेट हो जाते हैं। आपको एमपी बनना, आपको एमएलए बनना, आपको मंत्री बनना, आपको किसी जगह पद चाहिए, आपको कुछ चाहिए, उस पर बात क्यों नहीं करती हैं आप? अच्छा, तो आप देखिए, ये बड़ी बात है कि यदि दीदी के जैसी बेबाक लड़की यदि समाज की बात बार बार करती है, तो लोग कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणी करते हैं कि आपको मंत्री एमएलए बनना है, वो ठीक है, लेकिन आप बार बार समाज की बातें ना करें। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, हमने कहा देखिए, मैं जिस काम के लिए आई हूँ, अगर वो नहीं कर पाई तो सॉरी, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर, और ये रही आपकी पार्टी, मैं अपना ज़मीर रख लेती हूँ, आप अपनी पार्टी रख लीजिए, बात खत्म। मैं तो पहले से एक सोशल संगठन चलाती हूँ, जिसको मैंने ना तो मर्ज किया था ना ख़त्म किया था, जबकि इस पर शर्त हुई थी कि आप अपने सामाजिक संगठन को ख़त्म करके आएंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं संगठन ख़त्म नहीं करूँगी। संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं, मैंने 12 साल उन लोगों को तैयार किया है, उनके अपने अपने मत हैं। संगठन का मत है कि समाज में ज़्यादा काम किया जाए, पार्टी तो आती जाती रहेंगी, तो मैं संगठन नहीं छोड़ सकती। भले ही मैं संगठन का पद छोड़ दूँ, कि मैं किसी और को उसकी जिम्मेवारी दे दूँ, अगर ऐसा लगेगा कि मैं किसी ऐसे उस पर जा रही हूँ, हाँ, तो मैं उस संगठन का किसी और को मैं प्रभार दे दूँगी और मैं उसको छोड़ दूँगी, लेकिन संगठन ख़त्म नहीं होगा। तो संगठन में ख़त्म करके नहीं गई थी, जिसके लिए मेरा एक रास्ता बचा हुआ था। आपको क्या लगता है कि वो लोग संगठन क्यों ख़त्म करने की बात करें, तो उससे क्या उनके पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ये बात मुझसे सीधे अखिलेश जी ने तो नहीं कही, पार्टी के ही लोगों ने कहा कि आपको अब संगठन में करना क्या, संगठन का करना क्या, लोग तो सारा सपा की ओर आ रहे हैं। हमने कहा भले ही आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठन की वैल्यू राजनीतिक जो रोटेशन होती है उससे ज़्यादा होता है। संगठन हर दिन काम करता है, 365 दिन काम करता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए करता है, लेकिन पार्टी इलेक्शन आने पर काम करता है और पर्टिकुलर अपने कार्यकर्ताओं को स्पेशल वो देता है, ज़्यादातर अपने वोटरों की वैल्यू करता है, ज़्यादातर झूठी बातें बोलता है, संगठन सच लाता है और सच्चाई को लिए लोगों को प्रेरित करता है।
और पार्टी कई बार झूठी भी बोलती है, गलत स्टेटमेंट होते हैं, कई बार जिसकी विरोध करता है उसके ही साथ भी चला जाता है। तो पार्टी के अपने रूल रेगुलेशन है और संगठन के अपने होते हैं। संगठन के कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जो कि हटते नहीं हैं इधर उधर, पार्टी के हटते बसते रहते हैं। भाई राजनीति का सिद्धांत ये है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है, और संगठन का सिद्धांत ये है कि बिना सिद्धांत के संगठन नहीं है। तो मैं संगठन छोड़कर नहीं गई और मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए ये था कि मुझे कुछ पाना नहीं था, कि मेरे को लालच था। मैं ये मानती हूँ अगर हमारे अंदर व्यक्तिगत लालच नहीं होगा तो कोई आपको ज़्यादा देर कहीं रोक नहीं सकता, और मैं घुटन में तो जी नहीं सकती, भले ही सब कुछ त्याग करने को। त्यागा भी मैंने, मेरे साथ बहुत बड़ी घटनाएं उस बीच हुई। लगातार कुछ मेरे विरोधियों को ये भी लग गया था कि चुनाव में ये अब सत्ता की मतलब उस पार्टी की तरफ जा रही हैं जो इस बार, क्योंकि इस बार सभी को लग रहा था कि पार्टी हाँ सत्ता में आएगी। और चुनाव के लिए मुझे मेरा नाम भी चला गया था कि मैं एक सीट से मुझे एक टिकट मिल सकता है, संभावित उस समय पर मैं थी और जीतने की पूरी संभावनाएं थी। तो उन्हें लगा कि ये लड़की बहुत आगे चली जाएगी, और वो मेरे कुछ ना कुछ कमजोरियां ढूंढ रहे थे। मैं तो उनके हाथ नहीं लगी क्योंकि मैंने आज तक कोई गलतियां नहीं की। मैंने हमेशा, मैं जितनी ब्राह्मणवाद और असमानता की कट्टर विरोधी हूँ और एकदम पत्थर के समान हूँ, इतना ही मैं मानवता के प्रति सॉफ्ट भी हूँ, और दूसरों के प्रति मेरे मन में करुणा भी बहुत है। तो मेरा कहीं पे कुछ इस तरह का उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का शिकार किया। मेरे हस्बैंड राजनीतिक माइंड नहीं थे, उनके कहने में कहीं कुछ चीज़ें आ गई, और उन्हें लगा कि हम ज़्यादा दिन निर्देश के हस्बैंड को अपने मतलब झूठ में या प्रपंच में फंसा कर नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में उनको जो है ख़त्म कर दिया कि अगर ये अपनी पत्नी से बात करेगा तो ज़रूर ये हमारे बारे में बता देगा। उनसे जल्दी मतलब उनसे सहन नहीं हुआ कि हम ज़्यादा देर रोक नहीं सकते थे, क्योंकि रोक नहीं सकते थे। कोई भी हस्बैंड किसी अपनी वाइफ से कुछ देर के लिए नाराज़ हो सकता है, लेकिन जैसी बात होती है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और उस समय राजनीति के साथ साथ मैंने सोशल अपने जो प्रोग्राम थे वो भी नहीं छोड़े थे। राजनीति की तरफ भी मेरा ज़्यादा आना जाना हो गया था, बिजी हो गई थी। मतलब उस व्यस्तता में उन्होंने दोस्ती बढ़ा ली, और मेरी एब्सेंस में दोस्ती बढ़ाकर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर मेरे खिलाफ कुछ वीडियो भी बनवाई कि आप इस तरह से बोलिए। आप मेरे हस्बैंड की वीडियो देखेंगे ध्यान से तो उसमें लगेगा कि एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूरा स्क्रिप्ट। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के उस पर कह रहा कि वो किसी के साथ संबंध रखती है, और बहुत आराम से कह रहा बैठ करके। कोई कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो, नकारा हो, निकम्मा हो, और उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध होगा, रिलेशन होगा, तो वो अग्रेसिव होगा, वो गुस्से में होगा, और वो किसी के कैमरा पूरा स्क्रिप्ट बनवाकर इस तरह से नहीं, इंटरव्यू की तरह नहीं बोलेगा। तो वो सब कुछ, और पीछे से कोई कह रहा बनवाने वाला देव 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 का नाम लो, तो वो नाम लिवा रहे हैं। और ये नाम लेकर के उन्होंने कोशिश की कि मुझे इतने सालों में मेरे कैरेक्टर, क्योंकि महिला का, लड़की का सबसे कमज़ोर पॉइंट कैरेक्टर होता है, और मैं इसके मामले में कहीं किसी के आज तक फंसी नहीं, क्योंकि मैंने कभी लालच नहीं देखा। मैंने हमेशा कड़ा संघर्ष किया, कितनी मेहनत, मैंने कहा 1000 गुना मेहनत मैं एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन किसी का ऑफर नहीं। और 12 साल का शायद मेरा कदम कदम यही संघर्ष रहा है। मैंने खुद को तराशा है, मैंने दूसरे की अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने खुद की अच्छाइयों को निखारने की कोशिश की है। शायद इसीलिए मेरे विरोधी मेरे सामने नहीं आते, मेरे से नज़रें नहीं मिला सकते, भले मेरे पीछे कितना भी कुछ करते रहें। यही कारण था कि उन्होंने मेरे हस्बैंड ड्रिंक कर लेते थे, हालांकि शादी से पहले बहुत ज़्यादा करते थे। बाद में मैंने बहुत उनको समझा बुझा कर काफ़ी अच्छा कम हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी मेरे लिए एक खाई बन जाएगी। अफसोस ये है कि मैं उनको नहीं बचा पाई। तो क्या और ये जो साजिश की गई, या ये कुछ लोगों के द्वारा की गई ताकि ये जो आपको टिकट मिलने वाला था ये प्रभावित हो सके, इस वजह से साजिश? हाँ, टिकट भी था, और फिर जब आप कुछ लेवल अचीव कर लेते हैं तो फिर उस लेवल के दुश्मन हो जाते हैं। आप देखेंगे जब आप गांव तक काम करते हैं तो उस गांव के लोग विरोधी होंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट तक करते तो डिस्ट्रिक्ट के लोग, स्टेट के तो स्टेट के, फिर नेशनल तो नेशनल विरोधी हो जाएंगे। मतलब जिस लेवल पर आप जाते जाते हैं उस लेवल के होने लग जाते हैं, और छोटे वाले आपके आगे सरेंडर करने लग जाते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड है व्यक्ति का, जिस स्टैंडर्ड पर जब जाएंगे तो वहाँ विरोधी होंगे। और मेरे विरोधी कोई ज़्यादा नहीं है, मुझे लोगों से बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन है, तो अपनी ओर से मानती नहीं किसी को, लेकिन 2 या 4 लोग हैं सिर्फ, और उन्हीं 2-4 लोगों ने अपनी नफ़रत का इतना वो कर दिया कि अब देखिए मेरा इस लेवल तक भी नुकसान करके तब भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे ऊपर यहाँ तक आरोप लगाया कि मैंने अपने पति को मारा है, जाल इस तरह का बिछा रखा था कि जेल भेज देंगे, रात को ही उनको नशे में कुछ दे दिया, और सुबह उन्हें पता था कि ये व्यक्ति सुबह तक ज़िंदा नहीं बचेगा, और सुबह निर्देश घर पर ऑन स्पॉट होगी, और ऑन द स्पॉट निर्देश अरेस्ट की जाएगी। पुलिस
पूरे चारों ओर से मुझे घेरे हुए थी सुबह 8 बजे, और मैं 7:45 बजे हम लोग सोकर उठे थे, मैं मेरे बच्चे। ये हैरानी हुई कि मतलब मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ और घर के चारों ओर पुलिस घेर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन पता नहीं नेचर की कुछ सारी शक्तियाँ मिल करके मैं तो रोने में बेहाल थी, लेकिन कैसे बचा लिया पता नहीं। ना तो पुलिस ने अरेस्ट किया, ना कुछ हुआ, पता नहीं कैसे बची। ये साजिशें किसके थ्रू की गई, क्यों की गई, इसके पीछे वजह क्या रही, राजनीति रहा या फिर कुछ और? इसके पीछे राजनीति तो कम ही रही, क्योंकि मैं राजनीति के किसी पायदान पर नहीं थी, ना मैं अब हूँ। सोशली ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठेकेदार बनते हैं समाज के। लेकिन ये राजनीति पीरियड में ही किया गया, ऐसा क्यों? वो ऐसा हुआ ना कि उनको ये लगा कि भाई अब सोशली काम करते करते राजनीति के शिखर पर भी जा सकती है, इसको यहाँ नहीं रोका तो बहुत आगे चली जाएगी। तो कुछ लोग क्या होता है कि मंच से तो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी बनो, महिलाओं के लिए काम करो, लड़कियों को समानता दो, बाबा साहब का हिंदू कोड बिल बोलते हैं। लेकिन जब उन्हें जैसे ही एक निडर, निर्भीक और साहसी लड़की उनका सामना करती है, तो उनके अंदर का जो मतलब कहते हैं ना बोनापन है, वो उसको बचा नहीं पाते, वो उसको बरकरार नहीं रख पाते अपने बोनेपन को। तो वो क्या करेंगे, फिर उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने बोनेपन को बड़ा तो नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, फिर जिसका बड़ा, जो बड़ा हो चुका उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। यही मेरे साथ हुआ। मैं वही कहना चाहती हूँ यहाँ से कि हम लोगों के मन में सबसे पहले तो दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, और सहयोग की नहीं है तो क्रिटिसाइज की भावना ना हो। ये दो बातें हम अच्छा इंसान बनने के लिए पहले गुण अपना लें, तभी हम सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। वरना हम नफ़रतें लेकर जीते रहेंगे। देखिए मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ और काम कर रही हूँ। मैंने और तेज़ी से काम किया, उन्होंने मेरी ताकत बढ़ा दी। कैसे? मेरी दुख सहने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो एक हो सकता था एक महिला को, एक लड़की को, मेरे जीवन का मेरा साथी, मेरा कमाने वाला, मेरे बच्चों का पिता छीना। लेकिन मेरा टैलेंट तो नहीं छीन सकते ना, मेरा लक्ष्य तो नहीं छीन सकते ना। इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी, क्योंकि इतना दुख सहने के बाद, एक पति खोने के बाद कहाँ से इतनी हिम्मत आती है? शायद वो नहीं है, पर उनकी कई बातें मेरे सामने अभी भी हैं। कहते थे कि तू इस दुनिया की ताकतवर महिलाओं में गिनी जाएगी, और मैं उस ताकतवर महिला का पति कहलाऊँगा। तू बर्तन नहीं धुलेगी, मैं धुल के देता हूँ, तू बैठ आराम से, तू खाना खा और आराम कर। बहुत ज़्यादा लिखती पढ़ती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, इतने सारे फ़ोन सुनती है, लोगों की समस्याएं सॉर्ट आउट करती है, थानों को फ़ोन करती है, लोगों के दुखों को कम करती है। अपनी जेब का आखिरी रुपया भी तो लोगों को देने की कोशिश करती है। चप्पल ख़रीदने के लिए पैसे देता हूँ, किसी किताब खरीद के दे आती है कि तू सच में एक नॉर्मल इंसान नहीं। मेरे पास टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे पास है, तू आगे बढ़ सकती है, तो मैं तुझे ही क्यों ना सपोर्ट करूँ। ये तो बहुत बड़ा प्रपंच रचा गया कि वो इस तरह से उनको, मतलब मेरी उस समय ज़्यादा अच्छे से उनके साथ मेरा मतलब कनेक्टिंग नहीं हो पाई, क्योंकि कई बार मैं लेट आती, वो सो जाते, कई बार वो उठकर सुबह चले जाते जब तक मैं उठती, इस तरह से। तो या कई बार जगाते नहीं कि बहुत लेट आकर सोई है, इस तरह से। तो मतलब वो उनके करीब ज़्यादा चले गए और मेरे से थोड़ी दूरियां हो गई, और वो उन्होंने, हाँ, बस 1 महीने का खेल था, सारा 1 महीने में सब कुछ हो गया। मेरे जीवन के 13-14 सालों को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ 1 महीने ने। उस 1 महीने ने मेरे जीवन का ऐसे टर्निंग पॉइंट दे दिया। और यहाँ तक नहीं कि जमानत के लिए भी कोई नहीं छोड़ा था। मेरे पापा, मम्मी, भाई, सबका नाम उनसे बुलवाया वीडियो में, देव कुमार का नाम बुलवाया, क्योंकि देव कुमार बाहर होते तो इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं, वो मेरा रात दिन साथ दे रहे थे। पॉलिटिकल स्टंट उनके साथ मैंने पहली बार मेरी मुलाकात उनके साथ अखिलेश जी की हुई। तो उन्हें पता था कि बाहर अगर कोई सुलझा समझदार बंदा रह गया तो इसको फिर छुड़ा लेगा, जमानत करा लेगा। हम सारी जेल में तो छुड़ाता कौन। तो इसलिए उन्होंने मुझे ही नहीं, जो मेरे पैरेलल सपोर्टर चल रहे थे, उनको भी लपेटा कि ये भी जाने चाहिए। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि सब कुछ एकदम अपोजिट हो गया। ये तो शाम को सारा खेल बदला है जब उनकी वीडियो देखी गई है प्रशासन ने, वहाँ के, मैं सामाजिक इमेज है मेरी, तो सारे कई हज़ार लोग वहाँ थे, इतने लोग थे, पब्लिक थी सारी चारों तरफ। तो उन्होंने कहा भी ये तो साजिश है भी, अब इसके बाद और तह तक जाना चाहिए। और पोस्टमार्टम के लिए अभी तक तो हम ये कह रहे थे नेचुरल डेथ है, शायद दारू पिए हुए थे, सोते रह गए। हो सकता है कि अब कुछ इसके पीछे राज है, अब पोस्टमार्टम जरूरी है, तब पोस्टमार्टम हमने कराया। अभी तक जो जिन लोगों की साजिशें थी, अभी तक उन लोग का नाम सामने आया है, कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? देखिए नाम तो मैंने नामजद FIR कराई है, और उस समय चुनाव का माहौल था, प्रशासन सारा बिजी था। और दूसरी चीज़ ये थी कि समाज के कुछ लोगों ने मेरे आगे आकर मेरे पैर पकड़ लिए,
उनकी पत्नियों ने, उनके घर वालों ने, उनके सपोर्टरों ने, सपोर्टर नहीं, मेरे जैसे कुछ ईमानदार लोगों ने कहा कि समाज हित में अभी आप हमें पता है आप बहुत दुखी हैं, ये बात माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन उनकी जितनी भी गलती है उससे ज़्यादा अब अपराध हो जाएगा आपके हाथों से। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हालांकि मन तो नहीं करता है कि माफ़ करूं। मतलब आपकी तरफ से कहीं ना कहीं वो मामला जो है शॉर्ट आउट कर दिया? अभी नहीं, वो तो विचाराधीन है, चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और एफआईआर कराई है हमने। वो तो समय रहते देखा जाएगा क्या होगा उसमें।